नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हर सप्ताह हम आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नवीनतम तकनीकों की जानकारी पहुंचाते हैं। इस सप्ताह के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं उस अनाज के बारे में जिसे बिहार का प्रमुख अनाज कहा जा सकता है। अगर बिहार में अनाज की खेती की बात हो तो मक्का की खेती के बारे में विस्तृत तौर पर चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि बिहार के किसानों के लिए आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत मक्का की खेती है। अब समय आ रहा है, अक्टूबर नवंबर में मक्का की बुआई होगी, तो हम ये जानेंगे कि खेत को कैसे तैयार किया जाए, मक्के की बुआई करने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एक अच्छी फसल प्राप्त हो सके और मक्के की उन्नत खेती आप कर सके। इसके लिए आइए चलते हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार के पास और उनसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। बिहार में मक्के की खेती लगभग सालों भर होती है। खासकर आप देख सकते हैं कि रबी में भी खेती बिहार में हो रही है और खरीफ मौके मौसम में भी होती है। तो ये चीज़ है कि जो भी बिहार में खेती हो रही है उसके लिए सूटेबल जो ज़मीन होती है वो बलुआई दोमट उपयुक्त मिट्टी है, जो बिहार में लगभग हर एक ज़िलों में पाई जा रही है। वैसे जगह पर जहाँ पर मक्के की खेती खरीफ में मौसम में की करें, वहाँ पर देख लें जहाँ पर जल निकास की सुविधा हो। तो बुआई करते हैं कैसे हम, तो लाइन से लाइन का दूरी 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कि हम जो है लाइन खिंचवा रहे हैं यहाँ पर, और इसमें जो है सो मार्कर से जो है लाइन खींचा जाएगा और उसमें सीड डाला जाएगा। तो एक होता है कि एक नाला में सीड हम डालते हैं, दूसरे नाला में जो है सो हम खाद डालते हैं। खासकर आप देख सकते हैं कि जब खेत की तैयारी हो जाती है तो अंतिम जुताई के समय में हम लोग फर्टिलाइज़र की मात्रा को डालते हैं। फर्टिलाइज़र की मात्रा रिकमेंडेड डोज जो है बिहार में देख सकते हैं कि खरीफ मौसम में 120 केजी जो है नाइट्रोजन, 60 से 70 केजी फास्फोरस और पोटास और 25 केजी हम लोग जो है जिंक का उपयोग करते हैं। ये चीज़ रिकमेंडेड डोज है। जिस समय में अंतिम जुताई हम खेत में किए हैं उस समय में फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा हमने खेत में मिला दिया है, और जो नाइट्रोजन की मात्रा है, नाइट्रोजन की मात्रा को हमने 4 भाग में बांट दिया। एक भाग बेसल डोज में हमने डाल दिया, 3 भाग जो हमारा बच जाता है उसको हम लोग बाद में यूज़ करते हैं। जब नी हाइट स्टेज में आ जाता है पौधा तो ऐसे समय में जो है सो नाइट्रोजन की 1 भाग में डाल देते हैं। पुनः 2 भाग जो बच जाता है, जिस समय में टसलिंग फ्लावरिंग जो निकलने लगता है उस समय 1 भाग डालते हैं, और एक समय में जिस समय में आप जैसे दुधिया अवस्था जो होता है, दाना पकड़ने लगता है, वैसे समय में हम इस खाद का उपयोग हम करते हैं। एक चीज़ है कि जिस समय में हम खाद दे रहे हैं उस समय देख लें खेत में नमी अवश्य रहे। यहाँ पर एक है मक्का में आप 3 क्रिटिकल स्टेज कर सकते हैं कि जैसे आप देखते हैं नी हाइट स्टेज, ठेहुने वाले स्टेज जो होता है बहुत संवेदनशील स्थिति होती है, और जिस समय में आप देख सकते हैं कि जिसमें धनमंजरी निकलने लगता है, नर और मादा पौधा से जो निकलने लगता है वैसे समय में, और जिस समय दाना बनने लगता है वैसे समय जो है से बहुत ही संवेदन क्रिटिकल स्टेज होता है मक्का के लिए। तो इन समय में इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिस समय में नी हाइट स्टेज हो वैसे समय में जो हम फर्टिलाइज़र की मात्रा सेकेंड डोज डाल रहे हैं वैसे समय में फर्टिलाइज़र डाल दें, मिट्टी चढ़ा दें और सिंचाई अवश्य आप उसमें कर दें। और जिस समय में धनमंजरी निकलने लगता है वैसे समय में आप उस खेत में ज़रूर से ज़रूर सिंचाई अवश्य दें, ताकि जो है सो पॉलिनेशन का काम, परागन का काम जो है सो बाधित ना हो और लंबे समय तक चलता रहे। और दाना बनते समय में अगर खेत में नमी की मात्रा कम हो जाएगी तो देखेंगे दाना का साइज छोटा हो गया। दूसरी बात है क्या कि जिस समय में आप देखते होइएगा कि धनमंजरी निकलने लगता है खेत में, यहाँ पर बिहार के दृष्टिकोण में देखा जाए तो देखा जाता है कि जाड़ा के मौसम में, खरीफ के मौसम में कभी दाना बन नहीं पाता है, कभी दाना जो है सो बनते बनते रह जाता है। तो कारण क्या है इसके पीछे? कारण ये है कि जिस समय में आप देख सकते हैं कि अगर नवंबर की बुआई करते हैं या खरीफ की बुआई करते हैं, अगर समय पर बुआई नहीं करते हैं, अगर यहाँ पर खरीफ का मौसम का बुआई करते हैं, यहाँ मई में हम बुआई करते हैं, 15 मई से लेकर 15 जून तक हम बुआई करते हैं। तो उस समय में क्या है कि अगर आपने समय पर बुआई नहीं किया, कि जिस समय में परागन की क्रिया आरंभ होती है उस समय बारिश हो जाती है, तो इस समय देखना है कि हमें समय से बुआई करें ताकि हमारे परागन की क्रिया बाधित ना हो। और टेम्परेचर की बात है, जब अगर समय से आप बुआई करेंगे, रबी का मौसम का अगर बुआई समय पर करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा यह अनुशंसित की गई है कि रबी मौसम में जो हम बुआई करते हैं वो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक की हम बुआई करते हैं। ये किसानों को हम लोग यहाँ पर सुझाव देते हैं कि इस बीच में सुझाव की बुआई करें। ये क्या होता है
किसान लोग क्या करते हैं, अक्टूबर में बुआई करना शुरू कर दिए हैं। पहले अक्टूबर था, मौसम धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। तो अगर अक्टूबर में आप बुआई करेंगे तो होता है क्या कि जो उसका फ्लावरिंग का जो फ्लावरिंग अर्ली हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि जनवरी के मौसम में कि 1 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक ठंडा काफ़ी रहता है, लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर से कम होता है। अगर उस समय में फ्लावरिंग हो जाएगा, अगर पुष्पन की क्रिया आरंभ हो जाती है तो उसमें दाना आपको नहीं बनेगा। होता क्या है कारण कि जब मक्का के पौधा में परागन की क्रिया आरंभ होती है, तो परागन की क्रिया आरंभ होती है तो उसमें हल्का हल्का पीला रंग का पाउडर निकलता है ऊपर से धनमंजरी से। वही परागकण निकल के जो है मोचा पर गिरता है और मोचा पर उसमें जो है दाना बन पाता है। ये प्रक्रिया है दाना बनने का। तो अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो होता है क्या कि जो परागकण जो प्रस्फुटित होता है वो परागकण जो है सो उससे नहीं निकल पाता है और सिल्क पर जो है मादा भाग पर वो नहीं गिर पाता है। तो इसके कारण वहाँ पर जो दाना नहीं बन पाता है। ये ऐसा नहीं है कि यह प्रभेद का कोई डिफेक्टिव है, प्रभेद के कारण ऐसा हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर के कारण है कि टेम्परेचर कम रहने के कारण उसका प्रस्फुटन नहीं हो पाया और परागकण उसे बाहर नहीं निकल पाया, जिसके कारण दाना नहीं पाया। यही चीज़ होता है कि जब टेम्परेचर अधिक हो, अगर आप लेट से बुआई करते हैं तो जब टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, अगर देखेंगे कि हमारा टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा हो रहा है, अगर उस समय में हमारा जो है पुष्पन की क्रिया आरंभ होती है तो उस समय में दाना नहीं बन पाता है। तो ये चीज़ है, दो चीज़ हो गया कि टेम्परेचर अगर 10 डिग्री टेम्परेचर से कम हुआ तो भी दाना नहीं बनेगा। अगर 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो उस समय में क्या होता है उसमें कि जो परागकण है वो परागकण उसके अंदर ही सूख जाता है और दाना नहीं बन पाता है। दूसरी बात है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि खेती लंबे समय से चली आ रही है, तो हमें क्या करना है, लंबे समय से खेती चली आ रही है, खाद की मात्रा हम दिए जा रहे हैं, तो पहला काम ये करेंगे जहाँ भी आप खेती करने जा रहे हैं तो वहाँ पर मिट्टी का आप जो है सो जाँच अवश्य करवा लें। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि हमें जांच किया हुआ है कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है तो नाइट्रोजन की मात्रा हम कम देंगे, फास्फोरस पोटास की मात्रा कम है तो फास्फोरस और पोटास की मात्रा को अधिक हम डालेंगे। तो यह मिट्टी की जांच अवश्य आप करवा लें और रिकमेंडेड डोज का ही उपयोग करें। दूसरी क्या है कि खेत में माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी कमी होती है, जैसे कहते हैं जिंक की कमी है, और फास्फोरस की कमी है, पोटास की कमी है। तो यह सब लक्षण आपको किसान को खेत में पौधे पर देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें किस चीज़ की कमी है। इस चीज़ को कमी करने के लिए हम लोग खेत में जो है सो माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी देते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आप उचित मात्रा में खेत में आप उसमें डाल दें। एक है कि दूसरा क्या है कि जिस समय में खेती करते हैं, दो चीज़ का है, जो खेती हो रहा है बिहार में पहले प्रचलन ये था कि जो ट्रेडिशनल मक्का था उसका खेती हम लोग करते थे और उस बीज को हम रख लेते थे। तो पहले था कि कंपोजिट मक्का की बात होती थी, अब हाइब्रिड मक्का की बात कर रहे हैं हम लोग। कंपोजिट मक्का में था कि कंपोजिट मक्का का उत्पादन कम होता था। रबी और खरीफ दोनों मौसम के लिए उपयुक्त हमारे यहाँ प्रभेद हैं। जैसे आप कह सकते हैं देवकी और लक्ष्मी दोनों प्रभेद रबी मौसम के लिए उपयुक्त माना गया है। खासकर खरीफ मौसम के लिए एक पीले रंग की किस्म है जिसको स्वान मक्का के नाम से यहाँ जाना जाता है, वो यहाँ के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित प्रभेद हैं जो पहले प्रचलन में था। अभी भी जो आप देख सकते हैं कि समस्तीपुर के कुछ एरिया में अभी भी देवकी और लक्ष्मी और स्वान का प्रचलन अभी भी बरकरार है। लेकिन उत्पादन कम होने के कारण राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने यह अनुशंसा दी फार्मर्स को कि आप जो है सो हाइब्रिड सीड का उपयोग करें। हाइब्रिड सीड का उपयोग करने से होता है क्या, अधिक से अधिक उत्पादन मिलता है, लागत तो आपको उतनी ही पड़ती है। तो इसलिए अभी हाइब्रिड का प्रचलन हो गया। इसको देखते हुए हमारे विश्वविद्यालय ने राजेंद्र हाइब्रिड मक्का 1, राजेंद्र हाइब्रिड मक्का 2, राजेंद्र हाइब्रिड मक्का 3 और 4 का विगत हमने 2020 में राजेंद्र हाइब्रिड मक्का 4 को हमने याद किया है। तो ये चीज़ प्रभेद है हाइब्रिड मक्का में, हम लोगों ने इस तरह का प्रभेद दिया है किसानों को जिसमें कि खरीफ और रबी के लिए दोनों मौसम के लिए यह उपयुक्त है। इसके अलावा ये था कि किसानों के जो स्वास्थ्य है उसको देखते हुए हमारे विश्वविद्यालय ने एक ऐसे प्रभेद का याद किया। प्रभेद में हमने गुणात्मक सुधार किया। गुणात्मक सुधार करते जिसमें जो सामान्य मक्का में जो प्रोटीन की मात्रा होती है, या आप कह सकते हैं कि सो लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की मात्रा ये कम मात्रा में पाया जाता है सामान्य मक्का में। इसी को देखते हुए हमारे विश्वविद्यालय ने इस तरह का काम स्टार्ट किया कि यह जो फार्मर्स के लिए भी जो कुपोषण की समस्या हो उसको भी दूर किया जा सके। इसको दृष्टिकोण में ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर शक्तिमान मक्का का याद किया। शक्तिमान मक्का जो क्वालिटी प्रोटीन मेज है, इसमें
प्रोटीन की मात्रा जो है सामान्य मक्का से जस्ट डबल होता है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा अधिक होती है इसमें। तो यह चीज़ जो है सो सामान्य मक्का की तरह ही इसकी खेती हम करते हैं। वैसे लोग जो दूध, अंडा, मांस, मछली का उपयोग नहीं कर पाते हैं, वैसे किसानों के लिए यह प्रभेद बहुत ही उपयुक्त है, जिससे उनको स्वास्थ्य में जो कह सकते हैं कि प्रोटीन और जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होती है, इससे उनको भरपूर मिल जाता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ का एक आया है कि किसानों की आमदनी को दुगुनी करनी है। किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लिए ऐसा है कि कुछ हमें ट्रेडिशनल जो हमारी खेती है, उस खेती से आपको थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता होगी। जैसे कह सकते हैं कि विशिष्ट मक्का की बात करते हैं हम, तो उसमें आप कह सकते हैं कि बेबी कॉर्न की बात है, पॉपकॉर्न की बात है, स्वीट कॉर्न की बात है। अगर हम बेबी कॉर्न को कह सकते हैं, बेबी कॉर्न साल में लगभग 4 से 5 बार आप खेती कर सकते हैं, एक ही खेत में आप ले सकते हैं बेबी कॉर्न को। बेबी कॉर्न का प्रचलन अभी पूरे भारतवर्ष में काफ़ी चल रहा है। बेबी कॉर्न की खेती हम वैसे ही करते हैं जिस तरह से सामान्य मक्का की हम खेती करते हैं, उसी तरह से हम उसकी भी खेती करते हैं। लेकिन अंतर इसमें ये है कि इसमें दाना नहीं बनता है, जिसमें निषेचन की क्रिया के पहले उसको हम लोग मोचा से तोड़ लेते हैं, उससे मोचा निकलता है, जैसे ही मोचा दिखाई देता है वैसे हम तोड़ लेते हैं। तो बेबी कॉर्न को हम कह सकते हैं कि 12 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन आ जाता है किसानों को। तो ये है कि बेबी कॉर्न में क्या है कि एक भुट्टा को तोड़ दीजिएगा तो दूसरा फिर निकलेगा, फिर दूसरा तोड़िएगा तो फिर तीसरा निकलेगा। तो एक पौधा से 3-3 आपको जो है सो बेबी कॉर्न प्राप्त हो जाता है। तो ये चीज़ है कि सो आप जिस तरह की खेती करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा बदलाव करें। पॉपकॉर्न की खेती भी कर सकते हैं, जो पॉपकॉर्न की बात है, जो लावा की बात हम करते हैं, अभी काफ़ी डिमांड है। जो सामान्य मक्का को अगर आप बेचते हैं तो आपको 24 रुपये किलो बिकता है। अगर हम पॉपकॉर्न का लेते हैं तो पॉपकॉर्न को बेचते हैं तो हमको 90 रुपये किलो बिकता है, 1 किलो का रेट होता है। तो ये है कि दोनों में बदलाव है। थोड़ा सा खेती को बदलते हुए हम देख सकते हैं किसानों की आमदनी को हम दूना कर सकते हैं। दूसरी बात है कि स्वीट कॉर्न की बात करते हैं। स्वीट कॉर्न क्या है? मीठी मक्का है। मीठी मक्का है जिसमें क्या है कि जिस समय में दुधिया अवस्था होता है, थोड़ा परिपक्व होने लगता है, उसी अवस्था में उसको हम स्वीट कॉर्न को तोड़ लेते हैं और मार्केट में उसको हरे भुट्टे के रूप में हम उसको बेचते हैं। ये है सामान्य मक्का को अगर बेचिएगा आप तो देखते हैं क्या कि एक भुट्टे का कीमत 4 से 5 रुपये मिलता है आपको। स्वीट कॉर्न की मक्का को अगर मार्केट में बेचते हैं आप देख सकते हैं तो 12 से 15 रुपये एक भुट्टे का कॉस्ट होता है। अगर हम 60 सेंटीमीटर पर लाइन से लाइन की दूरी, 20 सेंटीमीटर पर पौधा से पौधा की दूरी रखते हैं तो 1 हेक्टेयर में 83,333 पौधा होता है। तो इतना ही कॉब आपको मिलेगा, स्वीट कॉर्न में मिल जाएगा। और अगर उसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कि कितना मुनाफा किसानों को हो पाता है। ये मक्का की खेती में आप देखे होंगे कि कुछ समस्याएं, रोग का भी आता है, कुछ कीड़ों का भी आता है। खासकर अभी जो देखते हैं तना छेदक की बात उठती है कि तना में छेद कर देता है, तो उसके लिए कार्बोफ्यूरॉन 10G का जो दानेदार दवा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसके गब्बा में इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं ताकि इससे कंट्रोल हो जाता है, तना छेदक का कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ बीमारियां जो है सो TLB और MLB की बीमारियां आती है। मैनकोजेब एक दवा आती है, मैनकोजेब का जो है सो 2 से 3 ग्राम जो है सो हम लोग ले लेते हैं, 1 लीटर पानी में घोलकर इसको हम स्प्रे कराते हैं। तो TLB हो चाहे वो MLB की बीमारी हो, दोनों बीमारियां जो हैं सो इससे कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि खासकर बिहार में 2018 के बाद से जो एक नया बीमारी आया, एक फॉल आर्मी वर्म जिसको हम लोग बोलते हैं। फॉल आर्मी वर्म में होता है क्या कि आप देखिएगा कि पत्ता को खा जाता है। जिस तरह आप देख सकते हैं इसमें ये पत्ते को किस तरह से खाया है, ये इस तरह से खा जाता है। ये अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो देखिएगा कि आप जो है सो 2 से 3 दिन के अंदर पूरे खेत को ये जो है सो फसल को नुकसान पहुंचा देता है। तो इसके लिए जो है सो बहुत ही कारगर दवा है। एक जो है कोराजीन होता है, जो आप जो देखते हैं गन्ने की खेत में भी लोग उपयोग करते हैं किसान भाई, और मक्के की खेत में भी उपयोग करते हैं, बैगन की खेत में भी उपयोग करते हैं। तो उस दवा को आप ले लीजिए और उससे जो लेते हैं 0.5 ml 15 लीटर पानी में घोल कर इसको खरे नोजल से इसमें हम लोग छिड़काव कर देते हैं। तो ये चीज़ है कि अगर कोराजीन ना मिल पाए या कोराजीन के अलावा दूसरी दवा डालना हो आपको, तो एक आता है इमाटिन बेंजोएट, जो एक दानेदार दवा आती है। दानेदार दवा आती है, उसका भी क्या करेंगे 0.5 ग्राम से लेके उस 15 लीटर पानी में घोल देंगे और उससे हम छिड़काव करेंगे। एक बार अगर आपने कोराजीन का छिड़काव कर दिया, उसके 7 दिन के बाद
अगर यह बीमारी आपको खेत में दिखाई देती है तो उसके बाद दूसरी दवा बदल देते हैं हम लोग। इमाटिन बेंजोइट का दवा आती है, उससे हम दवा का स्प्रे कर देते हैं और इससे आपको जो है इससे समाधान आपको मिल जाता है। तो समय पर अगर आप जो है सो इसका रख रखाव पर ध्यान देंगे तो आपको अधिक से अधिक मुनाफा मिल पाएगा। इसके बाद देखेंगे कि फसल जब तैयार होने लगती है तो उस समय में आप खेत में, जिस समय में दाना में देखिएगा दूधिया अवस्था से परिपक्व अवस्था होने लगती है, वैसे समय में खेत में थोड़ी सिंचाई अवश्य कर देंगे आप, ताकि उसमें जो दाना है वो पुष्ट दाना बन पाए। जब फसल पक कर तैयार हो जाता है तो उस समय में देखने क्या है कि हम फसल को देख लेते हैं कि इसका जो ऊपर का लेयर होता है जिसमें भुट्टा लगता है, उसमें देखिएगा कि ऊपर का लेयर ब्राउन कलर का हो जाता है, जो भूरा कलर का हो जाता है। इसका मतलब है कि वो पक्का तैयार हो गया है। उसको देखने क्या है कि जो उसको आप खोलिएगा ना, तो खोलने के बाद आपको दिखाई देगा कि जो दाना है और जिससे नेढ़ा के साथ जो झुका लगा रहता है, वैसे जगह पर देखिएगा कि एक काला रंग का जो है सो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बन गया अंगूठी की तरह। तो इसका मतलब है कि वो दाना आपको परिपक्व हो गया, तैयार हो गया है। वैसे समय में आप उसको तोड़ लीजिएगा। तोड़ने के बाद क्या करते हैं, उसको हम थ्रेसिंग फ्लोर पर ले जाने के बाद उसको सुखा लेते हैं, 2 से 3 दिन तक सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद उसका जो है सो दाना को हम अलग करते हैं और अलग करने के बाद जब मॉइस्चर 10 से 12% पर हो जाए तो वैसे समय पर इसको हम भंडारण करते हैं। भंडारण वैसे जगह पर करें जहाँ पर मॉइस्चर कम हो, मॉइस्चर ना हो वैसे जगह पर आप भंडारण करेंगे ताकि अधिक समय तक यह बीज को आप उपयोग में रख सकते हैं। ये तो पूरे कल्टीवेशन का था। दूसरी चीज़ क्या है कि आजकल बिहार में देख रहे हैं कि इथेनॉल फैक्ट्री भी काफ़ी लग जा रही है। तो इथेनॉल फैक्ट्री लगने से क्या हो रहा है कि हमारा डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो डिमांड बढ़ रहा है तो इसलिए किसान को ये चाहिए कि जो अधिक से अधिक पैदावार दे सके वैसे प्रभेद का चुनाव करें और हमारे विश्वविद्यालय के जो प्रभेद जो निकाली हुई है उस प्रभेद को अधिक से अधिक मात्रा में लगाकर और अधिक से अधिक मुनाफा किसान बंधु ले सकते हैं, ताकि इथेनॉल फैक्ट्री, इथेनॉल का जो उपयोग हो रहा है बिहार में देख सकते हैं आप कि मक्का आधारित उद्योग लगाए जा रहे हैं। बाहर जो बिहार में कम से कम अभी 12 से 14 इथेनॉल फैक्ट्रियां कार्यरत हैं और बाहर से हमारा मक्का के जो सप्लाई होने के जो चांस बढ़ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको हमें कम करना है और हमें बिहार के अधिक से अधिक क्षेत्रफल में हमें मक्का की खेती करना है, ताकि आपको किसान को भी फ़ायदा हो और हमारा जो इंडस्ट्री भी है जो सुचारू रूप से चल सके। इसको ध्यान में रखते हुए हमें किसान खेती जो वैज्ञानिक तरीके से उस ढंग से करेंगे तो आपको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि मक्के की उन्नत खेती के लिए आपको किन किन उपायों को अपनाना है, मिट्टी को कैसे तैयार करना है, मक्के के बीजों का कैसे ख्याल रखना है, कितनी सिंचाई करनी है और तमाम जानकारियां जो ज़रूरी है वो हमने आपको इस एपिसोड के माध्यम से दी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।